हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सिस आईएएस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने देखा कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली चैप्टर 6, और उसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार आपराधिक न्याय प्रणाली काम करती है। जब कोई घटना होती है उसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, एफआईआर कब लिखा जाता है, सबूत कैसे इकट्ठा किए जाते हैं, गवाहों को कैसे इकट्ठा किया जाता है, कैसे वो गवाही देते हैं। देन उसके बाद कोर्ट में केस जाता है। ठीक है। जब पूरी प्रॉपर रिपोर्ट बना करके कोर्ट में सबमिट किया जाता है तो कैसे कोर्ट में सुनवाई होती है। और निष्पक्ष सुनवाई का मतलब ये होता है कि लोग कैसे, यानी जो न्यायाधीश सामने बैठा होता है वो सबको बराबर सुनता है, मौके देता है। और जो लोग आरोपी हैं उन पर आरोप सिद्ध करने पर क्या होता है, कैसे उनको सजा दी जाती है, इन सारी चीज टॉपिक्स को हमने देखा। आज हम देखेंगे हाशियाकरण की समझ, यानी जो वंचित तबका बना दिया जाता है, जिसको एक समाज से ही बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, वो किस क्रम में होता है, क्या होता है सामाजिक रूप से हाशिएकरण का मतलब। तो उन सारी चीजों को हम आज एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए चर्चा अपनी शुरू करते हैं। हाशिएकरण की समझ, और ये है पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 8। तो सामाजिक रूप से हाशिए होने का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हाशियाकरण को आपको समझना चाहिए कि मान लिया आप कोई पेपर में कुछ लिखते हैं। तो पेपर में मान लिया इतना बड़ा पेपर है, इधर साइड में लाइन खींची होती है, इस तरफ आपको लिखना होता है, कुछ ऊपर छोड़ा जाता है, कुछ नीचे छोड़ा जाता है। तो ये हाशिया बनाया जाता है, ये इसको बोलते हैं, ये यानी खाली स्पेस जो छोड़ दिया गया, इसको बोलते हैं हाशिएकरण। अब जिन कापियों के पन्नों पर लिखते हैं उनके बाईं ओर जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। बात समझ में आ गई। जैसे ये वाली खाली जगह छूटी हुई है, ये ऊपर कुछ जगह छूटी हुई है, तो इसे हाशिया कहा जाता है। ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशिए का मतलब होता है किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया जाना, वंचित कर दिया जाना। ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता। जो हमारे समाज में चल रहा है या हमारे सामने जो घटनाक्रम घट रहा है उसमें कई सारी चीजें हम देखते हैं। उस समुदाय, किसी को जाति के आधार पर, किसी को धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भी, ठीक है, मूल वंश, जन्म स्थान, स्टेट आदि के आधार पर भी लोगों का हाशियाकरण किया जाता है या उनको वंचित तबका बना दिया जाता है। एक ऐसी चीज है जिसको आपने कक्षा के खेल या मैदान में कभी ना कभी महसूस किया होगा। हम सब, हमारी एक सोशल लाइफ होती है, चाहे वो स्कूल में हो, स्कूल के बाहर हो, या किसी खेल के मैदान में हो। ठीक है? अगर आप अपनी कक्षा के ज्यादातर बच्चों में नहीं है, यानी आप संगीत फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की, अगर आपका बोलने का ढंग और उसे अलग है। अभी तो हिंदी अंग्रेजी माध्यम को लेकर के हाशियाकरण चलता रहता है। अगर आप औरों की तरह गपशप में ज्यादा मजा नहीं लेते, यानी आप इंट्रोवर्ट नहीं हैं। अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके साथी, यानी आपके जो साथ पढ़ते हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, वो आपको बीच का या नहीं मानेंगे। ठीक है। इस तरह अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं। ठीक है। आपके द्वारा, आपकी कही गई बात, आपके एहसास, आपकी सोच, आपका व्यवहार सही नहीं है, या औरों की पसंद सही नहीं है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि आपका पहनावे के आधार पर, आपकी भाषा के आधार पर, आपकी जाति के आधार पर, आपके धर्म के आधार पर भी आपका हाशियाकरण हो सकता है। समाज में ये होता है ना। जिस समाज में हम जीते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, जहाँ पर अपने हम दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, कमाते हैं, पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वहां पर भी हमें महसूस होता है कि हम फला से बेहतर नहीं है, और वो हमारा हाशियाकरण कहते रहते हैं। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह से बेदखली का एहसास रहता है। उनके हाशियाकरण की वजह यह हो सकती है कि वे अलग भाषा बोलते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर में, या ऐसे हाईटेक सिटी में अगर कोई गांव से बच्चा कोई पहुंच जाता है, या गांव से कोई व्यक्ति पहुंच जाता है काम करने के लिए, काम की तलाश में या पढ़ाई करने के लिए, तो उसको लोग अजीब नजरों से देखते हैं कि ये भी आ गया हमारे यहाँ नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह उसका हाशियाकरण करा जाता है। कभी भाषा के आधार पर, कि मान लिया साउथ इंडिया का कोई व्यक्ति नॉर्थ इंडिया में आ जाता है, तो वो जो भी कन्नड़, तेलुगु, तमिल है ना, क्योंकि उसकी बचपन से उसने वो सीखा है तो वही भाषा बोलेगा ज्यादातर। तो उसकी भाषा के आधार पर, जैसे बिहार के लोगों को बिहारी भाषा के आधार पर जज किया जाता है, या भोजपुरी भाषा के आधार पर जज कर लिया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, हाशिएकरण की निशानी हो सकती हैं। कोई अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं, मान लिया कोई
सिख है, ईसाई है, ओके, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, मुस्लिम समुदाय से है, या किसी अन्य धर्म को मानने वाला है, या वे अपनी गरीबी के कारण आर्थिक रूप से भी हाशियाकरण हो सकता है, सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से, और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने, उसको हाशिए पर महसूस करते हैं। हम जब भी कभी शादी बारात में जाते हैं तो हमें खुद अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं। क्यों? उसका कारण क्या होता है कि हमें लगता है कि हम औरों से बेहतर नहीं हैं, और या तो नौकरी पेशा वाले हैं, या पैसा वाले ज़्यादा हैं, या फिर अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, तो हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, जिससे हम अपने आप को भी बेइज्जत करते रहते हैं कि हम औरों से बेहतर नहीं हो सकते। कई बार हाशियाई समूह के लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने के ऐसा समुदायों को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज में ऐसे ताकतवर वर्चस्व वाले तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास जमीनें हैं, धन दौलत हैं, या पढ़े लिखे हैं, राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक के दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी दायरों में समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस कराने के लिए विवश करता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिससे लोगों को ये लगने लगता है कि नहीं, मेरा हाशियाकरण हो चुका है, या मैं उनसे कमतर हूं, उनसे बेहतर नहीं हो सकता। क्यों? कभी सामाजिक रूप से, कि सामाजिक रूप से उनकी बहुत ज्यादा पहुंच नहीं है, बहुत ज्यादा रीच नहीं है, लोग उनसे कम बात करते हैं। इवन बैठने उठने खाने पीने के लिए भी उनको बहुत ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता। तो समानता के आधार पर उनका हाशियाकरण किया जाता है, चाहे वो महिला हो। जैसे हमारे यहाँ लिंग के आधार पर विभेद किया जाता है, जैसे महिलाओं को कम तरह का जाता है। बच्चों पे, यानी बच्चों जो मेल चाइल्ड होते हैं उन पर जितना ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उससे कहीं कम ध्यान फीमेल चाइल्ड पर दिया जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमें लगता है ना, हमने एक माइंडसेट बना लिया है कि हमारा जो मेल चाइल्ड होगा ना, वो आगे जाकर के नाम करेगा, और फीमेल चाइल्ड को हम ये मान लेते हैं कि नहीं, इसकी तो शादी करा के इसको ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो इस वजह से भी उसका हाशियाकरण कर दिया जाता है। तो उसकी भी रीच कम कर दी जाती है। उसे शादी बारातों में जाने के लिए, उसे अन्य जगहों पर जाने के लिए बहुत ज्यादा परमिशन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं। उसी तरह एक आदिवासी आदिवासी जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं, कुल पीवीटीजीज हैं, ठीक है, उनको अलग थलग कर दिया गया है। लगभग 75 भारत में पीवीटीजीज हैं जो वनरेबल सेक्शन है, यानी उनको, वो खत्म होने की कगार पर है, समाप्त होने की कगार पर है, उनकी जनसंख्या कम बची है, तो उनको इस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। वास्तविक रूप से वो है एसटी ही, ठीक है। एसटी के ऊपर अगर आएंगे तो एससी आता है। एससी में भी हाशियाकरण बहुत ज्यादा होता है। फिर ओबीसी, ओबीसी में दो कैटेगरी हैं, एक एनसीएल है नॉन क्रीमी लेयर, एक सीएल है क्रीमी लेयर। तो इनमें आपस में भी ज्यादा हाशियाकरण होता है। फिर जनरल आता है ना, उसको लगता है सारे संसाधनों पर पहला उसका स्वामित्व है। प्राचीन काल से हम देखें तो किसी जाति को, किसी धर्म को, वर्ण के आधार पर समुदाय का हाशियाकरण किया गया है प्रॉपर रूप से। ओके, तो इसमें अगर आप शिक्षित नहीं है तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी कहानियां हैं। अब आप देखें आदिवासी लोग कौन होते हैं। आदिवासी का सबका मतलब होता है मूल निवासी। अब देखो, अगर भारत के संबंध में बात की जाए तो भारत का जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, लगभग करीब 20 राज्य के आसपास हैं जहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स ज्यादा है, उनकी जनसंख्या वहां ज्यादा है। कुल भारत में उनकी जनसंख्या 8% के आसपास है 2001 सेंसस के हिसाब से। तो 2011 के हिसाब से इनकी जनसंख्या कुछ 9.5% के आसपास हुई। 2021 में हो सकता है 10% के आसपास बढ़ जाए। तो इनका जो एक्चुअल बैकग्राउंड रहा है, ये देखो, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड यहाँ के मूल निवासी थे। फिर धीरे धीरे जब उत्तर भारत से शायद मुस्लिम आक्रमण हुए, ओके, तो पश्चिम उत्तर भारत से, जिसे हम सिंहद्वार के नाम से जानते हैं, वहां से जब मुस्लिम आक्रमण होना शुरू हुए, तो वहां के लोग धीरे धीरे भारत के उन राज्यों में जहां पर ये आदिवासी सब लोग रहते थे, वहां पर धीरे धीरे बसने लगे। और बसने लगे तो इनको वहां से बेदखल किया जाने लगा। और धीरे धीरे फिर ब्रिटेन आया, है ना, उसने और इनको जंगल से, इनकी जमीनों से इनको खदेड़ करके किसी दूसरे स्थान पर बसा दिया। और जो मशहूर लोग थे, चाहे वो साहूकार हो, महाजन हो, इनको धीरे धीरे बसाना शुरू कर दिया, और उनकी जमीनें धीरे धीरे इनके अंदर में चली गई। इसीलिए आपने देखा होगा जो आदिवासी के संबंध में जो कई सारे संगठन सक्रिय हैं, आए दिन हिंसा
ग्रस्त होते रहते हैं। तो उनका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी जो जमीनें थी, उनके जो जंगल पे उनके अधिकार थे, उन्हें धीरे धीरे क्या किया गया, छीन लिया गया। ओके, आज भी उसी तरह रह रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है, अब वर्तमान में 10.5% के आसपास है। देश के सारे महत्वपूर्ण खनिज औद्योगिक क्षेत्र में आदिवासी इलाकों में है, चाहे वो जमशेदपुर हो, राउरकेला हो, बोकारो हो, भिलाई हो। ये लौह इस्पात केंद्र है। यहाँ लौह इस्पात बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और ज्यादातर जो फैक्ट्रियां हैं, चाहे टाटा हो, है ना, इस तरह की जो भी फैक्ट्रियां हैं, ज्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में केंद्रित है। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में लगभग 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। कोई मुंडा है, कोई कुई है, कोई ओरांव है ना। तो इस तरह आदिवासी कई समूह में बटे हैं। जैसे अभी मणिपुर का घटनाक्रम देखा होगा, तो मणिपुर में 2 समुदाय थे, ठीक है, और वो आपस में क्या कर गए, भिड़ गए। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व में अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो उड़ीसा में है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, उड़ीसा में। सर्वाधिक लगभग 60% आबादी, यानी 10% जो है, 10% का 60% सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाई जाती है। अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं, और समाज के औरों के बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। जैसे हम वर्तमान में हिंदू धर्म में जैसे जनरल, ओबीसी और एससी, जनरल, बीसी, एससी अगर कैटेगरी में देखें, तो इसमें जाति के आधार पर बहुत ज्यादा ऊंच नीच है। फला जाति ज्यादा ऊंची है, वो कम ऊंची है, उनके यहाँ ये पानी नहीं पीते, उनके यहाँ पानी, जबकि ये चीजें रेशनल चीजें हैं, इनको अब तक समाप्त हो जाना चाहिए। अब सोचो 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, अभी हम जातियों को ढो रहे हैं, और लोग जातियों को इतने गर्व से बताते हैं कि नहीं, मैं फला जाति का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, इतने गर्व से बताते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, मेरी जाति से सर्वश्रेष्ठ कोई जाति हो नहीं सकती। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जहां से उनका हाशियाकरण किया गया है। ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय और राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होता है। यानी इनमें जाति वर्ण भेद जो है ना, जाति व्यवस्था वर्ण भेद एसटी कास्ट में नहीं पाई जाती। और ये हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, इनसे भी अलग थलग होते हैं, इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। इनकी पुरानी मान्यताएं होती हैं। प्रकृति पूजा ज्यादा करते हैं, प्रकृति से जुड़ी आत्माएं, पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं, ये ऐसा मानते हैं, इनकी मान्यता है। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी हैं, होती हैं। इनका एक वही निवास माना जाता है। जैसे औपनिवेशिक काल में भारत में बहुत सारे जनजातीय संघर्ष हुए, चाहे मुंडा हो, और उत्तर पूर्व मध्य भारत में, दक्षिण भारत के आसपास, खासकर तुम्हारा झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार का कुछ रीजन, यहाँ पर बहुत सारे जनजातीय आंदोलन हुए। और उनका सबसे बड़ा कारण क्या था, जंगल से इनको बेदखल कर देना। बाहर के लोग यानी दीकुओं को, बाहर के लोगों को इनके क्षेत्रों में बसा देना, ये सबसे बड़ा कारण था इनका हाशियाकरण करने का। वो अक्सर अपने पुरखों के गांव जमीन की उपासना करते हैं, प्रकृति से जुड़े, है ना। ज्यादातर ये क्या है, प्रकृति पूजी है। इनके लिए जो पशु है, नदी है, पर्वत है, ये सब इनका मानना है कि यहाँ इनमें आत्माएं होती हैं, और ये वहीं पर अपना निवास स्थान बना लेते हैं। ग्राम आत्माओं को अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों की पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध, ईसाई आदि धर्मों, शाक्त, वैष्णव भक्ति से भी प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों के आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों का असर भी पड़ता रहा है। यानी इन पर जो शाक्त धर्म है, वैष्णव, हिंदू, बौद्ध, इन धर्मों का व्यापक प्रभाव पड़ा। जहां पर बहुमत में थे ये धर्म, तो वहां पर इन जो मान्यताएं थी उन पे उनका ज्यादा असर पड़ा। और बंगाल और असम की शक्ति की तांत्रिक परंपराएं भी इसी उदाहरण है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासी ने ईसाई धर्म को अपनाया। जैसे आप पूर्वी भारत को देखेंगे, पूर्वी भारत में ज्यादातर जो ईसाई है ना, वो कन्वर्टेड ईसाई हैं। यानी पहले कहा थे शेड्यूल ट्राइब्स थे, अब वो ईसाई बन गए। नागा, है ना, गारो, खासी, जयंतिया जो जनजातियां हैं, ठीक है, मिजो जनजातियां हैं, ये सारे क्या थे, सब पहले शेड्यूल ट्राइब्स थी, फिर धीरे धीरे कन्वर्ट होके ईसाई बन गए ज्यादातर। इसीलिए पूर्वी भारत में ईसाई लोग ज्यादा पाए जाते हैं, ईसाई बाहुल क्षेत्र है। ठीक है? आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, ज्यादा संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं ने में बंगला जैसे मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया।
इसमें सांथाली, बोडो, नागा, कुई, हो, है ना, ये सारी भाषाएं बोलते हैं। बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी जो जनजातियां हैं उनमें सांथाली ज्यादा लोग बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी जनजाति है वो मुंडा है। ठीक है, मुंडा जनजाति सर्वाधिक सबसे बड़ी भारत की जनजाति है। निकलते हैं इंटरनेट पर भी ये पत्रिकाएं मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आदिवासी और उनकी प्रचलित छवियां। हमारे देश में आदिवासियों के खास तरह का पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों, किताबों, फिल्मों में उन्हें सादा एक ही रूप में प्रयोग किया। रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले, सिर पर मुकुट लगाए, हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। ज्यादातर देखो, जब भी कोई प्रोग्राम होता है, चाहे लाल किले में हो, ठीक है, स्कूल में हो, या किसी अन्यत्र जगह पर, हम ये मान लेते हैं कि आदिवासी जो हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, सर में मुकुट लगाते हैं, ईंट डंडे भाले का प्रयोग ज्यादा करते हैं। इस तरह से हम अपना एक माइंडसेट क्रिएट कर लेते हैं और उनको हमेशा उसी नजर से देखते हैं। और वो शिकार करते होंगे, ये सांप खाते होंगे, ये खाते होंगे, ऐसी तरह से हम उनको मान लेते हैं। और बहुत पुराने किस्म के या पिछड़े हुए लोग उनका मानते हैं, जबकि उनका जो मेडिकल है ना, जो उनकी आयुर्वेदिक मेडिकल है, बहुत बेहतरीन है। क्योंकि उनमें इतनी ज्यादा जड़ी बूटियां, उनको इतना पेड़ों का ज्ञान होता है कि आयुर्वेद में उनकी अच्छी खासी चीजें हो जाती हैं। तो जनरली हम उनको एक गलत फहमी की नजर से देखते हैं। हम एक अपना एक माइंडसेट क्रिएट कर लेते हैं कि वो इस तरह के होंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर बार उनका जीवन बहुत आकाश पुराने किस्म का और बहुत पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि ये बदलाव नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा, कुछ खास समुदायों को बनी बनाई छवियों को देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अब तक कितना भेदभाव होने लगता है। जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम वर्ग को, हमेशा मुस्लिम वर्ग को क्या माना दिया जाता है कि नहीं, वो कट्टर होते हैं, और कट्टरता उनके खून में होती है, मांस भी खाते हैं और भी बहुत सारे बुरे व्यसन करते हैं, पढ़ाई लिखाई कम करते हैं। जबकि अगर हम सेंसस और साक्षरता में देखेंगे तो लगभग 60 से 62% मुस्लिम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। बस उतना हायर एजुकेशन हासिल नहीं करते हैं, 10 से 12% हायर एजुकेशन हासिल करते हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण है उनका सामाजिक हाशियाकरण है। इसलिए उनकी जनसंख्या बेस्ट एजुकेट के रूप में नहीं आ पाती है और वो छोटे मोटे रोजगार करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये भी माना जाता है कि वो 4 शादियां करके 4 बच्चे पैदा करते हैं। उस आधार पर भी उनका हाशियाकरण, यानी हम एक माइंडसेट क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में और उसी के अनुसार हम प्रत्येक व्यक्ति को उसी तरह एक समान देखने लगते हैं। ये सारी चीजें गलत नहीं है। मान लिया आप किसी खास समुदाय से या खास जातियों के खिलाफ हैं, तो आप अगर प्रशासन में भी जा रहे हैं, चाहे यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करके जाएं या पीसीएस के एग्जाम को या अन्य किसी सेवा में जाएं, तो आप अपनी सर्विस के साथ ईमानदारी से पेश तो नहीं आ पाएंगे। क्योंकि आपका माइंडसेट क्या बना हुआ है, आप मानने लगे हैं कि नहीं, फला व्यक्ति क्या है, वो बेहतर नहीं है। वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आप अपना अलगाव महसूस करने लगेंगे। जैसे भारत में सरकारी जो कर्मचारी होता है ना, वो अपने आप को राजा समझता है। उसको लगता है कि नहीं, मुझसे बड़ा कौन है। और सरकारी नौकरी को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे अगर सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलती तो आप बेहतर किस्म का जीवन नहीं जी सकते, है ना। और भारत में जो है बिजनेस को कम प्रमोट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस करना चाहते होंगे, लेकिन किसी समाज के दबाव में, लोगों के दबाव में पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। और पढ़ाई से भी उनको ज्यादा विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि जिस काम में मन नहीं लगता वो काम तो तुम कर रहे हो, जिस काम में मन लगना चाहिए वो उसको समाज की वजह से आपने छोड़ रखा है। कई सारी चीजें होती हैं। जैसा कि आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, है ना। अभी हमने हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं कराई, लेकिन कोशिश करेंगे, जल्दी ही कराएंगे। और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। जब आप मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ, जो मगध साम्राज्य संपूर्ण भारत में पहुंच गया, जो अशोक इतना महान हो गया, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, जंगल से उसको लकड़ियां, अच्छे प्रकार के उत्पाद, उसके अलावा उसको हाथी, अन्य जानवर मिल जाते थे। नदियों का उसके बड़ा प्रभाव रहा है। उसकी जो राजधानी पाटलिपुत्र थी वो ऐसी जगह पर स्थापित थी जहां पर नदियों के माध्यम से एक बंद द्वार था, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो उस मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में सबसे ज्यादा जो लाभ मिला वो प्राकृतिक जीवन शैली का मिला या जंगलों का मिला। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, महत्व रहा है।
लोहे तांबे सोने चांदी के ऐश कोयले हीरे की कीमती इमारती लकड़ी ज्यादातर जड़ी बूटियां पशु उत्पाद मोम लाख शहद स्वयं जानवर हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से ही मिलते थे। भारत में जो व्यापार किया जाता था ना बाहर से, वो सबसे ज्यादा हाथी दांत, ठीक है, और जंगली उत्पादों का किया जाता था, क्योंकि बहुत बेहतरीन जंगल थे, बहुत बेहतरीन लकड़ियां थी, उन्हीं के आधार पर ये सारी चीजें की जाती थी। तो नदियों से लगातार पानी मिलता रहता था। मध्य भारत इसके लिए बहुत फर्टाइल था। लोहे की खोज जब हुई, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जब लोहे की खोज हुई, यानी उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास जब लोहे की खोज हुई ना, तो मध्य भारत और ज्यादा विकसित हो गया, लोहे के हथियार बनाए जाने लगे और लोहे के माध्यम से एग्रीकल्चर, ठीक है, लड़ाइयों में अच्छे हथियार का निर्माण और हाथियों को काबू करने के लिए ये सारी चीजों को लोहे के व्यापक प्रयोग ने और ज्यादा बेहतर बना दिया। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। तो मगध साम्राज्य में उत्कर्ष में प्राकृतिक संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर ये संसाधन नहीं होते, राजस्थान में कोई बड़ा साम्राज्य विकसित नहीं हो पाया। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? रेगिस्तान, अच्छे किस्म के जंगल ना होना, पानी का अभाव और ये लौह अयस्क का अभाव, ये कारण थे कि वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ। मध्य भारत ही क्यों विकसित हुआ? दक्षिण भारत के कुछ राज्य बड़े विकसित हुए, उसका सबसे बड़ा कारण था कि व्यापार के माध्यम से उनके यहाँ सारी चीजें अवेलेबल थी। तो ये सारे, है ना, नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि जंगल हमारी हवा और पानी उपलब्धता और गुणवत्ता को गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। अब फिर 19वीं सदी की बात करते हैं। आखिर तक हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों पर जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में गहरी पैठ थी, क्योंकि वो जंगल में ही रहते थे, जंगल में ही निवास रखते थे अपने परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, ठीक है। तो उनको तो वहाँ के बारे में विशेष जानकारी होगी। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, जंगलों का पूरा नियंत्रण भी था उनके पास। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों पर के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे, उन्हीं से वो सारी चीजें प्राप्त करते थे। यह तस्वीर आदिवासियों के प्रशिक्षक से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले भारत आदिवासी समुदाय शिकार और चीज बिनकर आजीविका चलाते थे, है ना। जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, वन वन उत्पाद होता है ना, उनके आधार पर उनका जीविका चलती थी और बेहतर किस्म के वो उत्पाद प्राप्त करते थे। और उनके पास जो कुटीर उद्योग था, है ना, शिल्पकारी, है ना, वस्त्र निर्यात, इस तरह के वो बहुत सारे धंधे करते थे, जिसके माध्यम से दूध घी और शहद वगैरह का निकालना, खनन के लिए वन भूमि और भी बहुत सारी चीजें उनको वो इकट्ठा करते थे और बाहर के लोगों को उपलब्ध कराते थे। तो उनकी जो अर्थव्यवस्था थी ना, वो एक क्लास की थी, बहुत बेहतर तरीके से थी। उसके बाद क्या हुआ, वो एक जगह ठहर कर काम करते रहते हुए स्थानांतरित, यानी स्थानांतरित खेती करते थे। स्थानांतरित खेती का मतलब क्या होता है? एक स्थान, मान लिया एक कोई स्थान है और वहां पर उन्होंने जंगल को जला करके खेत बनाया। खेत जब बन गया तो उसमें क्या किया, खेती किया। 2-4 सालों तक जब उसकी उत्पादकता कम हो गई, उत्पादन कम होने लगा, तो वो स्थान को छोड़ करके क्या किया, किसी दूसरे स्थान पर भी स्थान पर चले गए और उसको उसी तरह किया। और तब तक जब ये स्थान पे खेती कर रहे थे तो ये और फर्टाइल हो गया वापस से, है ना। तो इस तरह बदल बदल के जमीनें खेती करते थे। फिर धीरे धीरे भारत में स्थानांतरित कृषि प्रथा को समाप्त कर दिया गया, वर्तमान में भी समाप्त है। तो उसके माध्यम से क्या हुआ, उनकी जीविका पर असर पड़ा। ये परंपराएं अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आर्थिक बदलाव, वन नीतियों और राज्य का निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों के बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों, घरों, नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। अब मान लिया जो तुम्हारे जमशेदपुर है, भिलाई है, यहाँ पर क्या हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई। अब आदिवासियों की जो जमीन थी, संपत्ति थी, उनको पौने पौने दामों पर इन प्राइवेट कंपनियों खरीद लिया। अब वहां पर उनसे काम करा रहे हैं तो उन्हें मजदूर बना दिया गया। जो भी स्किल्ड लेबर था उनको अनस्किल्ड बना दिया गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही उन तक सीधी पहुंच है। औपनिवेशिक काल में तो परमिट व्यवस्था कर दी गई थी कि आपको वन से कोई उत्पाद बिना जानकारी के नहीं लेना है। अब जैसे झारखंड की एक घटना है, 1930 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरेबियन, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे।
भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते पर खड़ा हो पाया। अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाई, यातना, विरह, मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण लगभग 5 लाख आदिवासियों के मौत के मुंह में किया गया है। अब देखो, एक कहानी दी गई है, बसु एंड एस झा मूवमेंट ना, एथनिसिटी, कल्चर एंड साइलेंस, ये बुक है, यहाँ से ये कविता ली गई है। तो ऐसा भी हुआ है। ये आप फोटो देख सकते हैं जहाँ पर कोयला, ये कालाहांडी जिला है उड़ीसा का, नामगिरी पहाड़ियों का है। और नामगिर पहाड़ियों को माना जाता था कि न्यामगिर जो राजा थे उन्होंने वहाँ के आदिवासियों को पहाड़ी दान में दी थी और उन्हीं में वो लोग रहते थे। और डुंगरिया, डुंगरिया और कौन जनजातियों को ये मिला हुआ था। न्यामगिरी इस समुदाय का पूर्व पर्वत है। यहाँ बड़ी एल्युमिनियम कंपनियां और खान और शोधन संयंत्र लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। और अगर विस्थापित पर्यावरण के समर्थन करने वाले लोग भी सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। और स्थापित जो आदिवासी समुदाय हैं वो मांग कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, हिंसा भी कर रहे हैं। ठीक है, खेती उद्योगों, विशाल भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासी इलाकों में खनिज पदार्थों में प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। भाई सीधी सी बात है, पहाड़ी एरिया था तो प्राकृतिक संसाधन तो हो गई, और जब प्राकृतिक संसाधन है तो देश को डेवलपमेंट बनाने के लिए उनके संसाधनों का दोहन किया जाएगा, और जब दोहन किया जाएगा तो उनको स्थापित किया जाएगा। लेकिन विस्थापन ठीक प्रकार से हो, विस्थापित करने में उनको कम से कम उस बराबर जमीन, उनको खाने पीने की दिक्कत ना हो, उनके लिए काम, रोजगार, घर और कोई अच्छा वातावरण प्रदान किया जाए। अगर ऐसे ही विस्थापित कर दोगे तो क्या होगा, तो मर जाएंगे बेचारे। इसलिए इन जमीनों को खनन और विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया। कई बार उनकी जबरन जमीनें छीन ली गई। निर्धारित प्रक्रिया का पालन बहुत कम किया गया। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लगभग 50% से ज्यादा केवल आदिवासी थे। इतने 50%। हम लोग आज जिस जगह पर बैठे हैं सब आदिवासियों के एरिया हैं। हमने क्या किया, जबरदस्ती उनको भेज दिया, इधर उधर भगा दिया। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों का ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए उनमें 79% आबादी आदिवासियों को थी, यानी शेड्यूल ट्राइब्स की। देश भर में बनाए गए सैकड़ों बाघों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय तक सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों में बिंदी है। इसके अलावा 54 राष्ट्रीय पार्क, 372 वन्य जीव अभ्यारण्य और कुल क्षेत्रफल लगभग 1,09,652 वर्ग किलोमीटर के ये ऐसे इलाके हैं जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहां से उखाड़ दिया गया। अगर वे जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। अब देखो, जहाँ वो पारंपरिक रूप से रहते थे उनको वहां से निकाल दिया गया, वहां फॉरेस्ट बना दिए गए, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिए गए और उनको वहां से निष्कासित कर दिया गया। अगर वो वहां पर कोई काम करने के लिए जाते हैं तो उनको वहां से घुसपैठिया के रूप में भगा दिया जाता है, उनके खिलाफ केस कर दिए जाते हैं। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। सोचो 10,000, उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर और 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 485 प्रजातियां गोंद, रेजिन, डाई के तौर पर और 550 प्रजातियां रेशू के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से 35,000 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो ये सारी ज्ञान संपदा या वन संपदा क्या होगी, कोई देख रेख रहने वाला नहीं होगा तो कैसे पहचानेगा, और वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। अब सोचो, इतना बड़ा जो ज्ञान है और हम किस ज्ञान के पीछे पड़े हैं, हम वही यूरोप के ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं, वो मेडिकल साइंस को। और जो हमारी मेडिकल साइंस थी, अब सोचो 10,000 तरह के पौधे हैं और जिनमें 8 लाख प्रजातियां दवाइयों के तौर पर प्रयोग की जाती हैं। अब सोचो मेडिकल साइंस में इतना कभी आगे होगा। लेकिन जो हमारी जो बेसिक पद्धति थी, जो आयुर्वेद था, हमने उसको धीरे धीरे क्या किया, बंद कर दिया और कहाँ चले गए, इंग्लिश दवाखाना, अंग्रेजी मेडिसिन की तरफ। वो भी ठीक है, लेकिन ये जो दवाइयां हैं ये भी कई रोगों के निवारक के तौर पर काम करते हैं, बेहतर तरीके से काम करते हैं, तो इन्हें भी हमें समझना चाहिए। इनके जो जो भी साहित्य हैं उनका एक संग्रहालय बनाना चाहिए, है ना, पढ़ने के लिए लोगों को देना चाहिए। हम कब तक वही इतिहास, भूगोल या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रखते रहेंगे, लोगों को उनके
अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए ना। जिसको इन चीजों में शौक है, मान लिया आदिवासी समुदाय में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और पढ़ने के लिए इन चीजों का प्रयोग करता है, तो उसे वो चीजें मुहैया कराई जानी चाहिए, और मुहैया कराने से बेहतर चीजें प्राप्त हो सकती हैं। अपनी जमीन जंगल से बिछड़ने आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों को छीनते जाने से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख करते हैं, छोटे मोटे उद्योगों इमारतों में बतौर मजदूर के रूप में काम करते हैं। मामूली वेतन पर नौकरियां करनी पड़ती हैं। इस तरह वे गरीबी लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45%, शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। अब सरकार ने थोड़ा इन पर ध्यान दिया है और एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए हैं इनकी शिक्षा के लिए, इनको बेहतर जीवन देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन वो कम है कि उनका क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से नहीं है और लोग वहां तक कम पहुंच पाते हैं। बहुत सारे आदिवासी इलाके ऐसे हैं, बिहार में एक मूवी देखी होगी, न्यूटन करके आई थी, वो मूवी को देखना, उसमें एक कहानी दी गई है, आदिवासियों के बीच में जाते हैं, उनको पोलिंग करानी होती है, चुनाव कराना होता है, और यही शायद लोकसभा या विधानसभा असेंबली इलेक्शन होते हैं, और उन आदिवासियों को जबरदस्ती वोट डालने पर मजबूर किया जाता है। अगर वो वोट डालने नहीं आते तो स्वयं वोट डाल के उनको बता दिया जाता है कि नहीं वो लोग वोट डाल चुके हैं। और वहाँ जो अर्धसैनिक बल हैं, जो वहाँ के पोलिंग बूथ के इंचार्ज हैं, जो लोग वहाँ ये सब कराते हैं, वो सारे जबरदस्ती करते हैं। तो बहुत सारे आदिवासियों को लोगों को अपने प्रतिनिधि का नाम पता नहीं होता, क्योंकि प्रतिनिधि वहां तक पहुंचते ही नहीं। तो ये सारी चीजें, कई सारी चीजें होती हैं, और जब ये सारी चीजें हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करेंगे तो क्या होगा, कुपोषण में होंगे, साक्षरता दर भी कम होगी। भाई खाने को है नहीं तो पढ़ाएंगे क्या? पहले तो रोटी होनी चाहिए तब शिक्षा आएगी, और रोटी नहीं तो शिक्षा का क्या, अचार डालेंगे? जब आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। ये अपनी परंपराएं, रीति रिवाज गंवा देते हैं कि उनके जीवन अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा की में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण स्थापित हुए गोविंद मारम कहते हैं कि उन्होंने हमारी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। अब हम ऐसे में कैसे जिएंगे? तो ये आपने देखा, ये इनका किसका, आदिवासियों। तो ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये आप मेंस की जब आंसर राइटिंग करेंगे इसमें, फर्स्ट पेपर में और सेकेंड पेपर में, हमारा समाज और सोशल जस्टिस में, जब आप फोर्थ पेपर में लिखेंगे, किसी परियोजना के संचालक के तौर पर आप काम कर रहे हैं और वहाँ बहुत सारे आदिवासियों हैं, उनको वहां से विस्थापित करके किसी अन्य जगह पर बसाना है, इस तरह की केस स्टडी आएगी, तब आपको ये काम आएंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो उनसे छूटेंगी और उनको आप किस प्रकार से न्याय कर पाएंगे। क्या उन्हें विस्थापित करने के अलावा कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्या उस जो प्रोजेक्ट वहां कर किया जा रहा है उसको कहीं और विस्थापित किया जा सकता है, जिससे उनके रोजगार, उनकी आजीविका पे असर ना पड़े? तो ऐसे केस है ना, जब आप ऐसे गिरते हैं, ऐसे में भी आपको ये सारी चीजें काम आती हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी बेसिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बार बार करना चाहिए और थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगाना चाहिए कि आपकी मेंस के लिए आपको ज्यादा चीजें कर सकता है। उसी तरह अल्पसंख्यकों का हाशियाकरण, अल्पसंख्यक मीन्स जो हिंदू नहीं है, यानी जो 50% से कम है वो अल्पसंख्यक कहा जाता है। जैसे भारत की आबादी में लगभग 79% हिंदू है, और 79% के बाद भी जो 21% बढ़ता है उसमें लगभग 18% के आसपास मुसलमान है, 2% में हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, ये सारे धर्म आ जाते हैं, है ना। तो इनका कैसे हाशियाकरण किया जाता है? मौलिक अधिकारियों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 29 और 30, ये जब आप पढ़ेंगे तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के संबंध में, चाहे वो भाषाई हो या धार्मिक, सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं ये दोनों आर्टिकल। समुदायों को सुरक्षा क्यों मुहैया कराई जा रही है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक सीमित नहीं है, इसमें केवल सत्ता, संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। मान लिया अल्पसंख्यक समुदाय को वोटिंग का राइट ना दिया जाए तो क्या कर लेगा? वो आंदोलन करेगा, उसको कुचल दिया जाएगा, है ना। लोकतंत्र में तानाशाही पर उतर आए, जैसे अभी जाति और धर्म के नाम पर काफी व्यापक हिंसा होती है,
समाज का हाशियाकरण किया जाता है, लोगों को वंचित बना दिया जाता है, उनके संसाधन पर जबरदस्ती कब्जा हो जाता है। तो ऐसे कई कारण हैं जिनसे उनको की संसाधनों से पहुंच को कम किया जा सकता है, इसीलिए उनको संरक्षण देना आवश्यक है। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी सरकारों की, हमारे राज्य की, हमारे संविधान की जिम्मेदारी थी। बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसे इकाई एक में पढ़ा था कि हमारा संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। मान लिया कोई ऐसी सरकार बन जाए, जैसे एनडीए पर आरोप लगाया जाता है, तो वो क्या है, हिंदू के हितों की रक्षा करती है। कांग्रेस पर लगाया जाता है कि वो हिंदू के हितों को नजरअंदाज करती है, मुस्लिमों को सबसे पहले देखती है। सपा पर भी आरोप, एसपी पर भी आरोप लगाया जाता है, और बसपा पर, बीएसपी पर आरोप लगाया जाता है कि भारत में वो सिर्फ एससी माइनॉरिटी को देखती है और उसका भी ठीक से भरण पोषण नहीं कर पाती। सपा पर कहता है यादववाद फैलाती है। तो बहुत सारी राज्य स्तरीय पार्टियां हैं जिन पर ये आरोप लगते हैं। वर्तमान सरकार पर भी ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो हिंदू हितों की ज्यादा रक्षा करती है। और हिंदू अभी जैसे नू में हिंसा हुई, मेवात में हिंसा हुई, हरियाणा में, गुरुग्राम में, है ना, प्रॉपर हिंसा हुई, काफी सारे लोग मारे गए और बड़े बुरे तरह के नारे भी लगे, जब जिसको मैं यहाँ डिस्कस भी नहीं करना चाहूंगा। तो वह हिंसा क्यों हुई? क्यों एक दूसरे को बरगला के या समाप्त करके क्या ऐसा किया जा रहा है कि वो हिंसा से प्रभावित लोगों को प्रॉब्लम है? बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के रोजगार समाप्त किए जाते हैं, गाड़ियां जला दी जाती हैं, तो रेप भी हो जाते हैं, जैसे अभी मणिपुर में हुआ। तो ये सारे घटनाक्रम होते हैं और संभव है कि छोटे समुदाय हाशियों पर खिसकते चले जाएं और अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमारे संविधान में आर्टिकल 29 और 30 को रखा गया है। यह प्रावधान उन्हें भेदभाव, नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ स्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति, कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के मध्य संबंध तनावपूर्ण होते हैं। सुरक्षा की भावना ज्यादा होती है। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता है, जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसकी सुरक्षा और समानता और न्याय उपलब्ध करा सके और वो न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध हो सके। ये संविधान हमारा कहता भी है। अध्याय 5 में भी आप कानून को कायम रखने, जहां कानूनों के संबंध में पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो हमारी एकात्मक न्याय प्रक्रिया है, वो भी इन चीजों में अगर किसी के कानूनों का उल्लंघन होता है, जैसे हाल ही में जो हिंसा हुई, चाहे वो मणिपुर में हो, राजस्थान में हो, या एक दो दिन पहले जो मेवात वगैरह में हुई, है ना, उस हिंसा में जो भी समुदाय हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जो हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं उनको क्या किया जाएगा? उनको भाई सीधी सी बात है, उनको क्या किया जाएगा? उनको सजा दी जाएगी और सजा के तौर पर उनको एनएसए भी लगाया जा सकता है और भी बहुत कई कानून हैं उनके आधार पर। अब उन समुदायों को वापर हिंसा से बचाने के लिए 144 प्रवृत्त किया गया है। तो ये सारे प्रावधान किए जाते हैं, न्यायपालिका अपने स्तर पर भूमिका निभाती है। इन प्रावधानों में रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकरणों को समझें। 2001 की जनगणना के अनुसार, अब ये 2001 की दी गई है, 13.4%, वर्तमान में 19 से 20% के आसपास पहुंच गए हैं। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में इतने लाभ नहीं मिले हैं। इनसे 3 सारणियों को पता चलता है। जैसे 1994 का डाटा अब तो काफी बदल गया है, अगर 2023 में देखें तो काफी चेंजेस आए हैं। कच्चे घर 63.6% मुसलमान कच्चे घरों में रहते हैं, वर्तमान में संख्या 35% से अधिक नहीं होगी। 52.2% हिंदू कच्चे घरों में रहते हैं, ये भी संख्या घट करके लगभग 25% तक आ गई है। बिजली 30% मुसलमानों के घर में बिजली है, अब ये संख्या 70% पहुंच गई है। 70% से अधिक मुसलमानों के और लगभग 80% से अधिक हिंदुओं के घर में बिजली है। पाइप का पानी लगभग 50% के आसपास और यहाँ करीब 65% के आसपास। कुछ ऐसे एरिया हैं जो रिमोट एरिया हैं, वहां पर पाइप से पानी नहीं पहुंचा है, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पर कुछ बदली हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ हुआ ही नहीं। अब साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार से देख लेते हैं, फिर 2011 को समझ लेंगे, फिर 2021 जो नए सेंसस आने वाले थे नहीं है, 2024 तक प्रकाशित होंगे संभवतः, उनके विषय में संबंध में समझ लेंगे। कुल
65%। हिंदू 65% शिक्षा प्राप्त करते हैं। टोटल शिक्षा भारत में 100% सभी धर्मों के मिला के 100% मान लिया जाता है, तो उनमें 65%, अब वर्तमान में 76% हो गई। यहाँ हिंदू की बढ़कर के लगभग 75% के आसपास हो गई है। मुस्लिम की लगभग 65% के आसपास। ईसाई ज्यादा पढ़ते हैं, लगभग 88% के आसपास। सिख 75। बौद्ध भी लगभग 75-80 के आसपास हैं। जैन लगभग 96% के आसपास, है ना। तो ये साक्षरता दर बढ़ी है, पहले इतनी थी अब इतनी है। उसी तरह प्रशासनिक सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिशत अब 13.5% की आबादी है। भारतीय आईएएस जो है 5 के आसपास होंगे वर्तमान में। भारतीय पुलिस सेवा में लगभग 7 हैं। विदेश सेवा में लगभग 2.9 के आसपास हैं। और पीएसयू सेक्टर में लगभग 5% के आसपास हैं। राज्य स्तरीय में लगभग 18% के आसपास हैं। रिजर्व बैंक में लगभग 2.5% के आसपास हैं। ये इतना चेंजेस आए हैं कब, 1994 से लेकर अब तक। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको याद रखना है। सरकार ने 2005 एक सच्चर कमेटी बनी थी, ठीक है, उस सच्चर कमेटी के बारे में दिया गया है। इस समिति ने भारत मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में समुदाय के हाशिएकरणों का विस्तार से अध्ययन किया गया है। विभिन्न आर्थिक शैक्षिक संकेतकों के मुकाबले मुसलमानों का अनुसूचित जाति जनजाति अन्य हाशिया समुदाय से मिलती जुलती है। यानी अगर हाशियाकरण देखा जाए तो जितना एससी का है, एसटी का है, उतना ही मुस्लिम वर्ग का है। ये कहा गया है सच्चर कमेटी के द्वारा। उदाहरण के लिए 7 से 16 वर्ष की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफी कम स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण एक और है कि वो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि मदरसे में पढ़ते हैं। मदरसा उनको मदरसा साक्षरता देता है जिसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं होती, तो इस कारण भी वो पढ़ते नहीं हैं। और वो धर्म को ही सबसे प्रमुख मानते हैं, संविधान को वो कुछ समझते नहीं है। तो ये भी एक कारण हो सकते हैं। तो उनके कुछ सामाजिक कारण भी हैं, कुछ उनके अपने पर्सनल रीजन है जो उनकी शरिया कहती है, ये भी कारण हो सकते हैं। तो वो कारण समाप्त करने के लिए क्या होगा, एक माइंडसेट, आपको एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। मुसलमानों के कई रीति रिवाज व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमान बुर्का, दाढ़ी, लंबी फैजी टोपी का चलन दिखाई देता है, बहुत सारे लोग करते हैं। अभी बुर्का के लिए कर्नाटक में आंदोलन ही हुआ। भारत में महिला आंदोलन में भूमिका निभा रही हैं। स्टॉप अटैक, एक जुलूस निकल रहा है। बहुत सारे लोग, सभी लोग मुसलमानों को ऐसी मिशनरियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें इसी नज़र से देखा जाता है। लोग मानते हैं हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। आप साथ किस तरह अंसारी परिवार किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही है, वर्तमान में भी होता है। ऐसा नहीं तभी हो रहा था, वर्तमान में भी होता है। ठीक है, अगर SC ST कास्ट का कोई व्यक्ति अगर जनरल कास्ट के व्यक्ति के यहाँ मकान किराए पर लेने जाता है तो उसको मकान मुश्किल से मिलता है। कोई मुसलमान व्यक्ति अगर हिंदू इलाकों में जाकर के मकान ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे मकान नहीं मिलता। उसी तरह ईसाई के साथ होता है, सिख के साथ होता है, अन्य धर्मों के साथ भी लोग करते हैं। तो ये जो हाशियाकरण है ये पूरे भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर, चाहे वो जाति के स्तर पर हो, धर्म के स्तर पर हो, है ना, भाषा के स्तर पर हो, पहनावे के स्तर पे हो, तो वो खान पान के स्तर पर हो, सांस्कृतिक रीति रिवाज त्योहार मनाने के स्तर पर, तो हर जगह पर ये महसूस होगा। जैसे पूर्वी भारत का कोई अगर मध्य भारत या पश्चिम भारत या दक्षिण भारत चला जाता है तो उसको हम चाइनीज कह करके, या मोमोज खाने वाला, मोमोज बेचने वाला, या सांप खाने वाला, कुत्ते मार के खाने वाला, ऐसा हम समझने लगते हैं। तो ये सारे क्या है, हमारे माइंडसेट के ही कारण है। हम अपना माइंडसेट ऐसा बना के चलते हैं। तो ये सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी। और भारत को अगर बदलना है तो बहुसंख्यक को आंदोलन करना पड़ेगा। अगर जाति व्यवस्था भारत में समाप्त करनी है, आरक्षण को समाप्त करना है, तो भारत में बहुसंख्यकों यानी जनरल क्लास के लोगों, जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, इन लोगों को ही क्या करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा अन्य जातियों के लिए कि नहीं, हम जातियां सब एक समान हैं, एक समान विचारधारा के, एक तरह पैदा होते हैं, एक तरह से सारे त्योहार मनाते हैं, एक जगह निवास करते हैं, तभी ये जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। वरना ये कभी नहीं खत्म होगी, क्योंकि माइंडसेट के स्तर पर हम कभी ना कभी अपनी जाति को लेकर के घूमते ही रहते हैं। अब एक कहानी पढ़ते हैं। मैं एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमजान के दौरान वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई जिससे जल्दी सांप्रदायिक रूप ले लिया। अभी हाल फिलहाल में भी हुआ।
जैसे मैं अभी मेवात की बात बता रहा हूँ, मेवात में भी यही क्या हुआ, रमजान के ही दिन थे और उसमें प्रॉपर हिंसा हुई ताजिया ले जाने में। और मेरे पड़ोस में इफ्तार की एक दावत में गए थे, परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज पहनी थी, मेरा भाई शेरवानी पहने थे। हमें कहा गया कि अपने कपड़े बदलकर जीन्स टी शर्ट पहन लें। अब जबकि सब कुछ ठीक है, मुझे हैरत होती है कि हमें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया, और मुझे अजीब क्यों नहीं लगी। क्या हमारे पहनावे से हमारी पहचान पता चल जाती है? क्या यह पहचान सारे खतरे और भेदभाव की जड़ है? बिल्कुल हो सकती है भाई। अभी हाल फिलहाल में जो कर्नाटक में जैसे बहुत सारे लोग तिलक लगा के घूमते हैं, बहुत सारे लोग दाढ़ी बन चुट्टी बांध के घूमते हैं, तो इससे क्या होता है, वो अपनी जाति को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि नहीं इस समुदाय के हैं। क्षत्रिय लोग जो होते हैं, जो ठाकुर अपने आप को लिखते हैं, राजपूत लिखते हैं, वो अपने आप को सीना तान के चलते हैं कि नहीं मैं क्षत्रिय हूँ, है ना। तो समझदार होने का मतलब ये होता है कि आपको इन सारी चीजों से परे हट करके सभी समाज के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये जो भेदभाव है ना, ये छोटे से बड़े स्तर पर व्याप्त है, उसको समाप्त करना पड़ेगा। और समाप्त कब होगा? अगर प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए। एजुकेशन भी कैसी, सिर्फ इसलिए नहीं कि नौकरी के लिए दी जाए कि नौकरी आपको करनी है इसलिए एजुकेट किया जाए। नौकरी इसलिए भी दिया जाए कि सभी लोगों को एक साथ बैठाया जाए और सभी लोगों की गुणवत्ता के आधार पर उनको काम दिए जाए, और सभी को सभी काम करने के लिए क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। ऐसा है कोई खास किस्म का व्यक्ति ही जूता क्यों बनाएगा, है ना। प्रत्येक व्यक्ति जूते की दुकान डाल सकता है, और किसी खास किस्म का व्यक्ति अगर जूता बनाता है तो हम उससे इतना दूर क्यों भागते हैं। अगर कोई मरे हुए जानवरों के खाल काटता है तो वो भी एक काम है, तो उससे हम इतनी दूरी बनाकर क्यों चलते हैं। अगर वो साफ सफाई रखता है, नहाता धोता है, ठीक से रहता है, तो उससे हम इतनी दूरी क्यों बनाएंगे, बस इसलिए कि वो भैंस की खाल उतारता है। तो ये भी भारत में कई बार होता है। जो हमारे नाली साफ करते हैं, है ना, जो हमारे आसपास जो झाड़ू लगाते हैं, जो स्वीपर्स हैं, उनके साथ भी हम भेदभाव करते हैं, उनका उठाया पानी नहीं पीते हैं। ये भी सारे घटनाक्रम होते हैं, भारत में ही होते हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, और इसी देश में होते हैं ना। तो वो सब आप सबने देखा होगा। मुसलमानों को आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। आर्थिक रूप से अगर आप कमजोर होंगे तो समाज आपको नीचा दिखाएगा, ठीक है। जैसे मायावती हैं, ठीक है, हजारों लोग जाते हैं उनके पैर छूते हैं, जबकि ऐसे समुदाय से आती हैं वो। और अन्य कोई ऐसी समुदाय की कोई महिला होगी तो कोई शायद उसके पैर छुए, क्यों? क्योंकि वो उसी का समुदाय से आती है। लेकिन मायावती के पैर क्यों छुएंगे? क्योंकि वो सशक्त महिला है, पैसे सांप्रदायिक मुख्यमंत्री रह चुके, आर्थिक रूप से सशक्त महिला है, और बड़े बड़े ब्राह्मण दिग्गज ठाकुर पंडित सभी पैर उनके छूते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर आर्थिक रूप से सशक्तिकरण है, आप अच्छे पद पर हैं, बड़े चीजों पे बैठे हैं, और आपके एक बात से कुछ ना कुछ हलचल हो सकती है, तो आपको लोग सम्मान देंगे। ये भारत का एक सिस्टम। अगर आप सांसद हैं, विधायक हैं, चाहे आप जिस समुदाय से आते हो, ठीक है, तो आपका मान सम्मान होगा, सभी लोग आपके पैरों में पड़े रहेंगे। तो वो सारी चीजें घटनाएं घटती हैं। इसी देह में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में पढ़ा, 7वीं कक्षा में भी आप औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है। हाशियाकरण से ही लोग वंचित बन जाते हैं, वंचित तबका बन जाता है। जैसे बच्चों को, बुजुर्गों को, है ना, और जो महिलाएं हैं, महिलाओं को वंचित वनरेबल सेक्शन बना दिया जाता है, SC ST को। उसके अलावा जो हमारे विकलांग व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्हें हम बहुत सारी जगहों पर उनका उनके साथ बड़ा गलत व्यवहार कर जाते हैं, उनको हम अपनी तरह का नहीं मानते। इसी तरह जो LGBTQ समुदाय है, जो थर्ड जेंडर है, उनके भी साथ भी हम इसी तरह का व्यवहार करते रहते हैं। इससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियां, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों और नीतियों की रक्षा में हम सभी को बराबर जिम्मेदारी बनती है। इसके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को अनूठी छूट देती है, न ही उस समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को सरकार साकार कर पाएंगे। यानी जो आर्टिकल 14 हमको मिलता है, समानता का अधिकार, उसको हम साकार नहीं कर पाएंगे। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो 12 से 35 तक दिए गए हैं, 6 प्रकार के अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ओके, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अब अल्पसंख्यकों के विरुद्ध के संरक्षण के लिए अधिकार, और
जो तुम्हारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, इनको हम कैसे सरकार साकार कर पाएंगे। बात समझ में आ गई। अब निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। इस अध्याय में हमने समझने का प्रयास किया कि हाशियाई समुदाय का होने का क्या मतलब होता है। हाशियाकरण सिर्फ सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक नहीं होता, और भी कई प्रकार से हो सकता है। पहनावे के आधार पर, खाने के आधार पर, ठीक है, आपके जेंडर के आधार पर, आपके शरीर के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, खान पान के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर, तो होता ही है। तो कई प्रकार से हो सकता है। इन समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय को इनके अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने देखा कि हाशिएकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा होता है। जैसे आप चाहे जितने अच्छे बने हुए हैं, जब कभी शादी बारात में जाते हैं तो आपको ये महसूस होने लगता है कि नहीं, मैं फला व्यक्ति का से कम बेहतर हूँ, या उसके जैसे मेरे पास गाड़ी नहीं है, उसके जैसे मेरे पास कपड़े नहीं है। तो इसको आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल्फ बेइज्जती करना। अपने आप को खुद बेइज्जत कर लेते हैं कि मेरे कपड़े भले से अच्छे नहीं हैं। तो ये एक प्रकार का एक मन के अंदर एहसास होता है, तो उसे दूर करना चाहिए। अगर हम सकारात्मक विचारों के साथ हैं तो ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है, जिसको हम एससी बोलते हैं। इस समुदाय के बारे में अगले विस्तार में हम पढ़ेंगे। हाशिएकरण के कमजोर सामाजिक हैसियत भी पैदा होती है। शिक्षा, अन्य संसाधनों की पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपने पढ़ी है। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है, और बदलता है। कोई भी हमेशा के एक तरह से हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हाशिएकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दे पाएंगे तो इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखने चाहते हैं, और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर हिस्सा चाहते हैं। अन्य अध्याय में हम उन आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो तुम्हारे किसान आंदोलन हो, या छूआछूत से रिलेटेड आंदोलन है जो एससी समुदाय द्वारा चलाया गया, या जाति प्रथा का विरोध करने के लिए आंदोलन हो, या जनजातीय संघर्ष हो। भारत में इन सभी का एक लंबा संघर्ष रहा है। या महिला आंदोलन हो, ठीक है, या थर्ड जेंडर की मान्यता के लिए आंदोलन हो, तो बड़ा लंबा इतिहास रहा है। उनको हम ठीक से समझेंगे। ओके, अब आगे हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न पर। हाशिएकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखना है आपको। हाशिएकरण का मतलब किसी को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से उसको नीचा कर देना, उससे संसाधनों पर उसकी पहुंच को दुभर कर देना। आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? क्योंकि हम उनके साथ बेहतर व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उनकी जमीनें, जंगल, है ना, उनसे विस्थापित कर चुके हैं, उनको बाहर कर चुके हैं, जिससे उनके जो आजीविका के साधन थे वो नष्ट हो गए। जो उनके स्किल थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए, और वो श्रमिक के रूप में अपना जीवन व्यापन करने लगे। आप अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका कारण बताना है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि बहुसंख्यक समुदाय द्वारा उनके संसाधनों का क्षरण कर लिया जाता है। इस कारण हम संवैधानिक व्यवस्था को आवश्यक मानते हैं। अल्पसंख्यक और हाशिएकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़ना है। अल्पसंख्यक शब्द को आपको समझाना है। अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है जो बहुसंख्यक नहीं है, जिस जो 50% से कम है, जिसकी आबादी भारत में हो या कहीं भी हो, वो अल्पसंख्यक माना जाएगा। आप बहस में हिस्सा ले रहे हैं, आपको इन बयानों के समर्थन में तक देने हैं कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है। अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर आप शिक्षा के आधार पर कह सकते हैं, रोजगार के आधार पर कह सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर कह सकते हैं। इन आधारों पर आप उनको डिसाइड कर सकते हैं। परेड देख रही है जिसमें रंग बिरंगे आदिवासी लोग, चित्रकथा, है ना, वो सारी चीजें हैं। आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है। आर्थिक रूप से अगर आप सशक्त होंगे तो सामाजिक रूप से भी होंगे। तो समाज में एक चीज है, पैसे वाले को ही ज्यादा पूछा जाता है। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आपकी रीच ज्यादा होगी। अगर मुझे सम्मान मिलेगा तो इसका मतलब या तो मेरे पास पैसा अच्छा है, या मैं अन्य कारण, हमारे पास आर्थिक संसाधन बहुत अच्छे हैं, तो ये कारण है कि आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। हम कास्ट के लोग भी ऐसा ही करते हैं, रिश्तेदार भी ऐसा करते हैं। अगर आप आईएएस बन गए तो आपको माना जाएगा कि आप बेहतर इंसान हैं, और आपके रिश्तेदार भी आपको पूछेंगे। अगर किसी कारणवश आप आईएएस नहीं बन पाए तो 2 कौड़ी के लोग भी आपको ताने मार के चले जाएंगे। तो ऐसी चीजें होती हैं। ये बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। आपको मेंस, इंटरव्यू
या जो हाशिएकरण की परिभाषा है और ऐसे राइटिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर कहीं पर आपको दिक्कत समझ में आ रही तो कमेंट करके बता सकते हैं हमें, और शेयर करें लोगों को। और भी कोई दिक्कत हो तो आज हमें मैसेज करके, कमेंट करके आप हमें सूचित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।